हाय बच्चों, हाउ आर यू? ऑलरेडी लास्ट ओसीएम पेपर बताया था। वैसे ही फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। देखो, हर लड़ाई प्लानिंग के होती है और प्लानिंग करोगे तो बहुत सब कुछ अच्छा होगा और आपको बहुत तो कंसंट्रेट करो कि देखो आपका जो इस ईयर का न्यू क्वेश्चन पैटर्न है 12th का, उसमें चैप्टर जो है न्यू सिलेबस में उन्होंने हर चैप्टर को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवा के दिया है। ठीक है? देखो कैसे है, कॉन्सेंट्रेट करो अच्छी तरह। देखो, फर्स्ट जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो मार्क्स है 7 मार्क्स है और विथ ऑप्शन 12 मार्क्स है। कॉन्सेंट्रेट करो। और जो सेकंड चैप्टर है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, को मार्क्स विदाउट ऑप्शन मार्क्स पूछे जाएंगे 12 और विथ ऑप्शन है 15। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कितने मार्क्स है, उसको 5 मार्क्स और विद ऑप्शन 5 मार्क्स। बिजनेस सर्विसेज विदाउट ऑप्शन विद ऑप्शन 27 मार्क्स है। कॉन्सेंट्रेट करो। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, उसको विदाउट ऑप्शन 7 और विद ऑप्शन 10 मार्क्स है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स, ऑप्शन 10 मार्क्स। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स विथ ऑप्शन 17 मार्क्स। और मार्केटिंग, इसको विदाउट ऑप्शन 15 मार्क्स और विद ऑप्शन 20 मार्क्स। टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल है 8 चैप्टर। तो सर हमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? एट एट के 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे ऑल मार्क्स के लिए? जरूरत नहीं। अच्छे मार्क्स लेने के लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इतने 8 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। हम सब पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन हम प्लानिंग करके पढ़ने वाले हैं कि कौन से चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। तो इसका हम दो में बायोफॉरगेट करते हैं, एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट और दूसरे इंपॉर्टेंट में। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको बायोफॉरगेट करते जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट में। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में आप ये जो टेक्स्ट बुक निकालो, ओसीएम का टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें जहां पे चैप्टर के नाम है वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और यहां पे लिख सकते हो सिर्फ इंपॉर्टेंट, नहीं तो उसको कह सकते हो लेस इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या आता है, देखो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको विदाउट ऑप्शन 7 और विथ ऑप्शन 12 है, उसको पढ़ना है क्या? देखो यहां पे भी, देखो यहां पे विथ ऑप्शन 10 है और विदाउट ऑप्शन 7 है, यहाँ पे विदाउट ऑप्शन 7 है और विद ऑप्शन 10 है। समझ में आ रहा है मेरे बातें? ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको पढ़ना है और इसको 12 है, तो 2 मार्क्स के लिए पढ़ना है क्या? नहीं बच्चों। तो कंसंट्रेट करो, हमें फर्स्ट चैप्टर, हर हर सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर उसके ऊपर 0 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो भी हमें उसको फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है? हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का दिमाग में डालकर रखो, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालते हम चैप्टर, सिर्फ चैप्टर के नंबर डालते, चैप्टर नंबर फर्स्ट, मतलब कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर पढ़ने वाले। उसके बाद सेकेंड चैप्टर, कौन सा चैप्टर बच्चों? सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि उसको विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स। देखो हम यहाँ पे उसको बायोफॉरगेट करते हैं, इसका कितने हैं? विदाउट ऑप्शन 7 और विथ ऑप्शन है 12 मार्क्स। फिर चैप्टर नंबर सेकेंड को विदाउट ऑप्शन कितने हैं? 12 और विथ ऑप्शन कितने हैं? 15 मार्क्स है। समझ में आ रहे हैं मेरी बातें? ओके, देखो उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको विदाउट ऑप्शन कितने? 5 और विथ ऑप्शन कितने? 5, तो इसको लेस इंपॉर्टेंस है। अगर मैं कहूंगा इसका कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, सीधा लास्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे, सीधा क्वेश्चन, अगर उतने क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स जो भी होगा, वन वर्ड जो भी होंगे उसके क्वेश्चन सिर्फ वो याद भी करोगे, मगअप भी करोगे तो इस चैप्टर के लिए चलेगा। आगे बिजनेस सर्विसेज, कितना, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। इसको मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स है और विदाउट ऑप्शन
27 मार्क्स है। डन। उसके बाद इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, समझ में आ रहा है, कितने मार्क्स है उसको, विदाउट ऑप्शन 7 और विद ऑप्शन 10 मार्क्स है। और बचता है लास्ट वाला चैप्टर नंबर 8, कौन सा, उसको विद ऑप्शन है 15, सॉरी विदाउट ऑप्शन 15 और विद ऑप्शन है 20 मार्क्स। समझ में आ रहा है। अगर इतने चार ही चैप्टर, 1 2 3 4, ये चारों ही चैप्टर अगर आप बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत कंसंट्रेशन से, इसका एक भी मार्क्स नहीं जाता, तो देखो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन देखो, 5 से 7, 5 + 2 + 7 + 14, 4, 1 2 2 to 4 5, कितने मार्क्स, 54 मार्क्स। और आपके जो इंटरनल होंगे 20, समझो कि 20 में से 15 मिले आपको, कम लेते मार्क्स, हम आउट ऑफ मिलते हैं लेकिन 15 लेते हैं, कितने हो गए, 9, 69 मार्क्स हो गए। समझ में आ रहा है, कितने हो गए, 69। लेकिन ये विदाउट ऑप्शन है बच्चों, विदाउट ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन मतलब, विद ऑप्शन मतलब क्या होता है कि देखो यहां पे ना कैसे होता है, देखो विद ऑप्शन मतलब क्या होता है कि अगर समझो कि फर्स्ट चैप्टर का कोई क्वेश्चन पूछा, तो उसको आता है इस चैप्टर का ऑप्शन में क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ऑप्शन में, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, समझ में आ रहा है मेरी बातें। समझो कि इसमें, समझो कि क्वेश्चन नंबर 4 में इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो इस चैप्टर को ही ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा बिजनेस सर्विसेज का, समझ में आ रहा है मेरी बातें। मतलब ऑप्शन में पकड़ के तो ऐसा देख के जाओगे, तो अगर विद ऑप्शन के मार्क्स का कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे बेटा 2 + 5 7 + 7 14 4 1 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 1 7 74 + 15 कितने होते हैं, 9, 89 मार्क्स। बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो, कितने मार्क्स है, 89। मतलब कितने चैप्टर पढ़ के, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ के कितने मार्क्स लेना है हमें, 89 मार्क्स लेना है। और ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। अपना, अपने क्लास का ओसीएम का टॉपर है 93 का, उसने क्या किया था, उसने इसी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट तो किया था ना, इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया था। उसने मैंने उसको बताया था कि बेटा तू क्या कर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले कर, उसका पूरा कर, ऐसा नहीं कि दो बच्चे वाले चैप्टर का नहीं करना। लेकिन ये जो 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 8, इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और बच्चे वाले चैप्टर में भी देखो, बच्चे वाले चैप्टर में भी ऐसा नहीं कि बच्चे वाले चैप्टर पूरा के पूरे वैसे के वैसे करने हैं, कॉन्सेंट्रेट करो। बच्चे वाले चैप्टर में भी मैं आपको रैंकिंग करवा के दूंगा, उसी रैंक में करना है। रैंकिंग में आएगा चैप्टर 7 वाला, 7 वाला। सेकेंड रैंकिंग में आएगा चैप्टर, सॉरी फिफ्थ वाला आएगा और चैप्टर 6 वाला आएगा, इसमें रैंक 1 में। फिफ्थ और 6 करो, उसके बाद आप करो चैप्टर 7, और सबसे लास्ट अगर करना है तो करो चैप्टर नंबर 3। करना है तो करो, नहीं तो इसको नहीं करोगे तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ओके। मतलब एक तो चैप्टर खत्म, बचे 7 चैप्टर, 7 में से ये चारों चैप्टर का बहुत बेस्ट करना है। मतलब कौन कौन से चारों चैप्टर, ये देखो, ये वाला जो स्टार मार्क करवा के दूंगा, 1 2 3 और ये 4, ये चारों चैप्टर करने हैं। टेक्स्ट बुक में इसको स्टार मार्क करके रखो, और उसके सामने मार्क्स भी लिखना चाहते हो तो लिख के रखो ये मार्क्स, ठीक है। लेक्चर पॉज करो, लिख के रखो। तो इस तरह से जाने वाले हम। तो आज चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ। कौन कौन सा देखने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर को हम मोर कंसंट्रेट करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और एट्थ, ये चारों चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ने वाले। और उसके बाद जो रैंकिंग करवा के दी है मैंने, ये चैप्टर बाद में फिफ्थ पढ़ेंगे, बाद में सिक्स्थ और सेवंथ पढ़ेंगे। हम थर्ड चैप्टर को कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। समझ में आ रहा है बेटा। ऐसा मत बोलो बेटा, देखो क्या होता है आपको बताता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भी वैसे ही बोलता था कि नहीं 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 नहीं, हमने तो आपको पैसे दिए ना, पूरा पढ़ाओ, हमें मार्क आए ना आए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी उस तरफ जानी ही नहीं चाहिए कि सर नहीं नहीं हमने पैसे दिए हैं, पूरा पढ़ाओ। एक स्टूडेंट था, उसने ऐसे ही बोला है मुझे, तो मैंने उसकी पूरी फीस दे के उसको निकाला है।
समझ में आ रहा है मेरी बातें? नहीं नहीं, इस ईयर में नहीं, लास्ट ईयर में पूरी फीस देके उसको क्लास से निकाल दिया था। वो बोलते नहीं नहीं सर, एक ना एक वर्ड पढ़ाओ। नहीं बेटा, तू एक ना एक वर्ड पढ़ने के लिए नहीं आया, तू मार्क्स लेने के लिए आया है। समझ में आ रहा है? और आपका फोकस मार्क्स के ऊपर ही होना चाहिए। कुछ भी करके मुझे मार्क्स लेने हैं सर, जितना बोलेंगे उतना करके मुझे मार्क्स लेने हैं। जितना आप मार्क्स लोगे उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं मुझे नॉलेज चाहिए। बेटा नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्क्स ज्यादा लोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो अच्छी कंपनी आएगी, वहां पे प्लेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है? और आप नॉलेज 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 लेके बैठते जाओगे तो आपको अच्छा नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन मार्क्स नहीं, मार्क्स नहीं तो अच्छा कॉलेज नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बातें? कंपनी वाले ऐसे ढूंढ के नहीं आते किसको नॉलेज है। कंपनी वाले आते हैं कि कहां पे ज्यादा अच्छा कॉलेज है, तो उनका अजम्पशन रहता है अच्छा कॉलेज मतलब अच्छे स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट। समझ में आ रही है मेरी बातें? ओके, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो ओनली एंड ओनली मार्क्स के ऊपर। आप अब भी डिसाइड कुछ भी नहीं कर सकते कि मुझे इस एरिया में करियर करना है, इस एरिया में मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, अकाउंट में फ्यूचर बनाना है, मैथमेटिक्स में फ्यूचर बनाना है। आगे जाओगे तो सीए में टैक्सेशन है, टैक्सेशन में फ्यूचर बनाना है मुझे, ऑडिट में फ्यूचर बनाना है, लॉ में फ्यूचर बनाना है। कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड, उसके पीछे भागो। लेकिन उसके पीछे भागो, उस सब्जेक्ट का नॉलेज लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अकाउंट में करियर करना है, तो अकाउंट का पूरा नॉलेज लो, लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ आपको मार्क्स भी आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो। मतलब मैं घुमा फिरा के आपको एक ही चीज पे लेके आऊंगा कि आपको मार्क्स चाहिए और हमें मार्क्स लेना है। तो हम मार्क्स कैसे मिलेंगे ओसीएम को? इन 4 चैप्टर के ऊपर मोर कंसंट्रेट करो और बच्चे वाले एनर्जी ये 2 के ऊपर डालो। अगर कुछ बचता है टाइम एनर्जी तो 7th और 3rd को पढ़ो। इनको नहीं पढ़ोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा चलते हैं 4th चैप्टर के ऊपर, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है चैप्टर? ओसीएम चैप्टर, सब्जेक्ट का नाम क्या है? ओसीएम। कॉन्सेंट्रेट करो, नाम क्या है सब्जेक्ट का? ओसीएम। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मतलब क्या? कि बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस, एन नंबर ऑफ बिजनेस। और मैनेजमेंट मतलब क्या? ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का मैनेजमेंट करना है। और इस बिजनेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसके जो भी बताए गए फॉर्मूलाज क्या है, इसके बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। मतलब ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से ये हमें देखना है। कॉन्सेंट्रेट करो, देखो पढ़ते हैं आगे। डियर फ्रेंड्स, इन 11th standard, dear friends, in 11th standard we have studied that management is everywhere. हमने 11th में पढ़ा है कि मैनेजमेंट एवरीवेयर, हर जगह पे मैनेजमेंट है। हर जगह पे जहां पे भी जाओगे वहां पे मैनेजमेंट है। मैंने अब भी आपको मैनेजमेंट करवा के दिया है, कौन से चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर बाद में पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप आपके दिन का मैनेज करते हो, दिस इज ऑल्सो मैनेजमेंट। आपका ड्रेसिंग का मैनेजमेंट होगा, ऑल्सो मैनेजमेंट। बाहर घूमने के लिए जाना है, पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कहां पे घूमने के लिए जाता है, कैसे घूमने जाना है, वहां पे जाके क्या एंजॉय करना है, दिस इज मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? बेटा इसलिए मैनेजमेंट हर जगह पे है, हर जगह पे मैनेजमेंट है। घर से बाहर निकलने की तैयारी करते हो, वो भी एक मैनेजमेंट है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? कि हर जगह पे मैनेजमेंट है। इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन सोशल लाइफ। मतलब अगर कुछ बिजनेस होंगे, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे, मतलब जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस है वो बिजनेस हो गए, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस प्रॉफिट कमाना है, वो नॉन प्रॉफिट नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इन सोशल लाइफ हर जगह पे मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है मेरी बातें? हर जगह पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। आगे, मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल।
मैनेजमेंट क्या है, एक की टू सक्सेस है। सक्सेस पाने के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट और मैनेजमेंट होना ही चाहिए। मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल। अगर आपको कुछ गोल पाना है तो मैनेजमेंट चाहिए। आगे, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन्स, मटेरियल एंड मनी। जिससे बिजनेस चलाने के लिए 11th में हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या है उसमें, लेबर है, कैपिटल है, समझ में आ रहा है, लैंड है, ये सब चीजें है। मतलब बिजनेस खड़ा करने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए जैसे लगता है मटेरियल लगता है, लैंड लगते हैं, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, वैसे ही उनकी तरफ ही मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल की तरह ही मैनेजमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्स्ट बुक में पढ़ो, फॉर इस्टेब्लिशिंग coordination between all the sources of the organization one needs to know about the management। समझ में आ रहा है कि जितने भी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी सोर्स है, उनको एक जगह पे लाओ, उसकी लिंकेज करो, मतलब ही मैनेजमेंट। therefore it is observed that the importance of management is growing rapidly इन अभी टेक्निकल दुनिया में ये जो अपना जो मार्केट है ये इंटरनेशनल की तरफ जा रहा है, और इस टाइम पे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जो रोल है ये बढ़ता ही जा रहा है। Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study। मतलब हर एक मैनेजमेंट जो करने वाला है उसने उसके नॉलेज के हिसाब से और फील्ड के हिसाब से उसने उसके थेरीज बनाई है। There are various principles, theories and technique of management which give result in the same direction, but its use is varying from organization to organization, situation to situation and person to person। क्या बोल रहा है कि जितने भी थेरीज बनाए हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी थेरीज है, जितने भी टेक्निक्स है, ये इसका रिजल्ट एक तरफ ही जाता है, और वो है एक तरफ ही जाता है, एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ जाता है और ऑब्जेक्टिव उनको मिलता है। लेकिन ये जो थेरीज है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो टेक्निक है, ये बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल कोचिंग क्लासेस के लिए एप्लीकेबल हो गया, वही प्रिंसिपल आईटी कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल अलग अलग लगते हैं, पर्सन टू पर्सन प्रिंसिपल और थ्योरीज अलग अलग लगती है। इन ब्रीफ, मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रेटेजी goals in accordance with the vision mission of the organization and makes decision on how the overall organization will operate। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि कंपनी का विजन मिशन क्या है, और उसके बाद उसको ओवरऑल ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है। मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट इंक्लूड किया है मैनेजमेंट को भी, किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। समझ में आ रहा है। आगे, इट हार्मोनाइज ऑल फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज प्लानिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, विच आर टर्म एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब उसमें प्लानिंग कराओ, ऑर्गेनाइजिंग कराओ, स्टाफिंग कराओ, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मतलब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसके बारे में हमने 11th में पढ़ा है, और इसका रेफरेंस आगे जहां पे भी आएगा वहां पे भी मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मीनिंग एंड डेफिनेशन, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। और किसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देख ले, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का देख रहे हैं। while achieving goal of an individual or an organization, it always important to use different systems or technique। अगर गोल कुछ पाना है, गोल को कुछ पाना है, कौन सा भी अगर गोल पाना है, उसको अचीव करना है, तो आपका प्लानिंग और कुछ टेक्निक होते हैं, वो पाने ही चाहिए, उसके तरफ देखना ही चाहिए। some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principle। जो टेक्निक पूरे के पूरे यूनिवर्सल ने एक्चुअली एक्सेप्ट किए हैं उसे ही कहा जाता है प्रिंसिपल्स। It provides guidelines to manager to conduct all organization activities on specific basis। It helps the manager to take effective decision and to achieve organization। क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मैनेजर
कैन टेक इफेक्टिव डिसीजन एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ही मैनेजर मतलब बिजनेस क्या कर सकता है कि उसके गोल्स अचीव कर सकता है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर क्लेम ऑफ reasoning. In simple words, technique or system is gives one directional result are called as principle. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी टेक्निक्स और सिस्टम होंगे वो डायरेक्शनल रिजल्ट देते, डायरेक्शनल जो भी डायरेक्शनल होगा वो डायरेक्शनल रिजल्ट देते हैं, उसे ही कहा है उन्होंने प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह पे और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजर्स नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। इसी प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर हमें ट्रायल एंड बेसिस के ऊपर कुछ भी काम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम total play is designed and divided between the players according to their qualities and capabilities. In terms of the management, it's called a division of work such which is one of the principle of management. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या बोला, एग्जांपल क्या दिया है कि अगर आपको सबको क्रिकेट पता है और क्रिकेट क्या है पता है आपको, क्रिकेट में कितने प्लेयर रहते हैं, 11 प्लेयर रहते हैं, समझ में आ रहा है, ऑन फील्ड पे। तो उसके बाद वहां पे हर एक प्लेयर की कैपेबिलिटी देखी जाती है और उसके हिसाब से ही उसको काम दिया जाता है, समझ में आ रहा है। अगर कहोगे रोहित शर्मा को कहोगे कि बुमराह की जगह पे बॉलिंग करो, कर पाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा। और बुमराह को बोलोगे जा तू ओपनिंग कर, ओपनिंग पे जाके बैटिंग कर, ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसी को ही कहा है डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब जो वर्क क्या है, मैच जीतना है, ये वर्क है। और ये मैच जीतने के लिए अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क किया है, मतलब अलग अलग पर्सन को उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको काम दिया है, उसे कहा है डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर।